नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बीए फाइनल का थर्ड पेपर। उसमें प्लेटो से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे कि प्लेटो ने क्या क्या किया, क्या क्या रखा है अपने इस दार्शनिक में। तो वह एक दार्शनिक विचारक ही था। तो आइए आज हम प्लेटो से संबंधित उसका जीवन परिचय कैसा क्या रहा उससे संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे पश्चिमी जगत के अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता अरस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश का हुआ था और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उसे उच्च कुल वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम तो अरस्तोन क्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया और कालांतर में यही नाम से वह प्रसिद्ध हुआ था। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में उसे सुकरात के विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान अर्जन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी। उसके विचारों से ऐसा जान पड़ता था कि उसका स्वाभाविक इच्छा क्या थी, उसकी राजनीतिक जीवन में आने की। किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को, क्योंकि प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड दिया तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी। जब 399 ईसा पूर्व में उसके गुरु सुकरात को मृत्यु दंड मिला तो वह इस घटना से बड़ा चिंतित रहा और उसके जीवन में जो भी वह करना चाहता था सब परिवर्तित हो गया। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। ऐसा लगता था कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्ष तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। वह इतने उसने देश घूमते रहे। ऐसा समझ आता था कि इन दिनों उसने गंगा के तट पर भारत की यात्रा भी की थी। गंगा के तट पर उसने भारत का भी भ्रमण किया। इसी काल में वह सिसिली भी गया और सिसिली के रिजाक्यू राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनिसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। फिर से वह एथेंस लौटा और सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेशी यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला, एक शिक्षण संस्थालय खोला। यही प्लेटो की वह प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। जो प्लेटो ने अकादमी खोली थी उसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता था। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्योतिर्विधि की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। उसने अपने जीवन में गणित और ज्योतिषी इस पर बहुत ध्यान दिया।
और 367 ईसा पूर्व में दियोनिसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र दियोनिसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावना निहित थी, इसलिए वह रिजाक्यूज गया और प्लेटो वहां कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोनिसियस ने दियोन को रिजाक्यूस से निर्वासित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट गया। फिर वह एथेंस लौटा। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया था, क्योंकि प्लेटो का बहुत अच्छा शिष्य अरस्तु रहा और प्लेटो का गुरु सुकरात रहा। प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन प्लेटो के ग्रंथों की संख्या 36 से 38 तक बताई जाती है। उसके प्रमुख ग्रंथ थे रिपब्लिक, दी स्टेटसमैन, द दिलॉज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उसका रिपब्लिक रहा। रिपब्लिक के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध उसका ग्रंथ रहा। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति थी। इसे गणराज्य और न्याय का दूसरा शीर्षक प्राप्त है। न्याय और गणराज्य का दोहरा शीर्षक उसे प्राप्त है, किंतु इस आधार पर इसे राजनीतिक विज्ञान या विधान शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। सेबाइन के शब्दों में सेबाइन कहते हैं कि यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और ना ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इसमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे अधिक भी, क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया है। किसमें? रिपब्लिक में। वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं था। समस्त मानव जीवन का एक ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया था। इसमें बारकर कहते हैं कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। रिपब्लिक की विषय वस्तु में बारकर ने अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक को निम्न 5 भागों में विभक्त किया था। बारकर ने कितने में? 5 भागों में विभक्त किया था। एक था आध्यात्मिक भाग। आध्यात्मिक भाग में क्या था कि इसमें अच्छा, भला या नेक क्या है? क्या है अच्छा, भला या नेक क्या है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्लेटो ने इस शब्दों को परिभाषित किया था और सब भौतिक पदार्थ में से एक ही तत्व की विद्वानता बताई थी। अच्छाई की व्याख्या करते हुए प्लेटो लिखता है कि यह एकता है जिसमें सभी समयों और सभी अस्तित्व को एकत्रित किया गया है। इस भाग में प्लेटो एक रहस्यवादी के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरा भाग उसने नैतिक दर्शन रखा था। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला था। ये रिपब्लिक के 5 भाग बता रहे हैं। एक में आध्यात्मिक भाग था, एक में दार्शनिक भाग था। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला उसने और बताया गया है कि न्याय के संयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है। प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समझता था। नीति शास्त्र के नियम व्यक्ति और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं और व्यक्ति और राज्य दोनों के सद्गुण समान हैं। इसी धारणा के आधार पर प्लेटो का नैतिक दर्शन उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार बन गया था। हर उसमें उसने नैतिकता का पर बल दिया और नैतिकता को ही अपना मूल आधार बनाया था। फिर है शिक्षा। तीसरे भाग में उसने शिक्षा रखी थी। शिक्षा भाग में आदर्श राष्ट्र के निवासियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई थी।
प्लेटो स्वउद्देश्य शिक्षा पर बल देता था। प्लेटो ने अपने जीवन में शिक्षा पर बहुत बल दिया और उसकी शिक्षा प्रक्रिया बहुत लंबी चली और उसका विचार है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर ही वह दार्शनिक राजा का बनाता है। और फिर था उसका संपत्ति और परिवार। ये भी उसने चौथे भाग में उसने रखा था। रिपब्लिक में तीसरे में शिक्षा रखी, दूसरे में उसने नैतिक दर्शन रखा और चौथे में उसने संपत्ति और परिवार रखा। इसमें वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की थी। ये उसका संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का जो उसने साम्यवाद किया था, उसको इसके ये विचार अरस्तु ने नहीं अपनाए थे। तो उसने परिवार और संपत्ति का साम्यवाद भी व्यवस्था की थी और ये भी उसने अपने रिपब्लिक में रखी थी। आदर्श राज्य का पतन। अब आता है पांचवें भाग में उसने आदर्श राज्य का पतन इतिहास के दर्शन की ओर इंगित करते हुए प्लेटो ने रिपब्लिक के इस भाग में बताया है कि यदि आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो आदर्श राज्य एक निरंकुश और आताताई राज्य में परिणत हो जाएगा। उसने इसमें बताया कि जो उसने आदर्श राज्य बनाया था, तीन उस पर शिक्षा पर उसने अपने जीवन में बहुत महत्व दिया था और शिक्षा के माध्यम से ही उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। उसने शासन, साहस और उत्पादक तीन वर्गों में बांटा और तीन भागों में वह कहता है कि इन अवस्थाओं पर यदि नियंत्रण ना रखा जाए तो आदर्श राज्य क्या हो जाएगा, उसको देर भी नहीं लगेगी और वह एक निरंकुश और आताताई राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। इन पांच भागों में दूसरे, तीसरे और चौथे भाग की अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा रखा? पांच में उसने दूसरे, तीसरे और चौथा भाग। दूसरा उसने नैतिक दर्शन बताया, व्यक्ति के नैतिक गुणों को महत्व दिया था। तीसरे भाग में उसने शिक्षा को महत्व दिया था कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और जब जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा शिक्षा में उसको राजा बनाया जाएगा। शिक्षा और संपत्ति और परिवार से उसने शासन और सैनिक वर्ग को हमेशा दूर रखा था कि यदि सैनिक और शासक संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर राजा का कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे और एक अच्छे राजा के गुण इनमें नहीं आ पाएंगे। तो उसने दूसरे, तीसरे और चौथे भाग को अधिक महत्वपूर्ण अपनी लाइफ में दिया और रिपब्लिक में भी उसने बहुत इसका महत्व रखा है। इस प्रकार रिपब्लिक संपूर्ण मानव दर्शन की रचना है। सेबाइन के शब्दों में यह एक ऐसे विद्वान की वाणी है, यह बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर रहनी चाहिए। तो यह उसका रिपब्लिक जो उसका बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसने एक नैतिकता पर उसने पूरे ग्रंथ में नैतिकता पर बहुत महत्व दिया, नैतिकता पर, शिक्षा पर और संपत्ति के परिवार पर। तो ऐसी चीज़ों को उसने रखा था कि रिपब्लिक में कि ऐसी चीज़ें रहें तो एक बहुत अच्छा राजा घोषित हो सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। प्लेटो के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। धन्यवाद।